तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के HTML और CSS वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया था एंड आज के इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट पे वर्क करने वाले हैं। साथ ही हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में इंटरवल्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि हमने इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। सो वेरी वेरी बिग थैंक्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जिन भी लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि इस चैनल पे मैं और भी ज़्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट्स लाने वाला हूँ। साथ ही मैं लॉन्ग वीडियोस पर भी वर्क कर रहा हूँ, यानी कि एक ही वीडियो में हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके एंड तक क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहना एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने अपने प्रोजेक्ट के डिज़ाइन वाले पार्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा था। आज के इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट के जावास्क्रिप्ट वाले पार्ट को बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए सोचना कैसे है। तो वो चीज़ भी मैं आपको स्टार्टिंग से कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक script.js नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे एंड इस फाइल को अपने HTML में लिंक कर देंगे। कहाँ लिंक करना है? तो जहाँ हमारा बॉडी टैग क्लोज हो रहा है उसके जस्ट ऊपर हमें इसे लिंक कर देना है। उसके लिए सिंपली हमें लिखना है स्क्रिप्ट और इसके अंदर हमें एक एट्रीब्यूट पास कर देना है src, जिसके अंदर हमें वैल्यू के तौर पे इस script.js का एड्रेस पास कर देना है। तो क्योंकि ये script.js सेम फाइल में एग्जिस्ट करता है इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ लिखना है script.js, दैट्स इट। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और थोड़ा सा इसे ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट में 3 बटन्स हैं, ओके। एंड ओवरऑल हमें क्या करना है कि हमें इन 3 बटन्स को ही फंक्शनल बनाना है, यानी कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से ये टाइमर हमारा स्टार्ट हो जाए, स्टॉप बटन पे क्लिक करने से टाइमर हमारा स्टॉप हो जाए एंड रीसेट बटन पे क्लिक करने से हमारा ये टाइमर रीसेट हो जाए। तो अभी मैंने जो बोला, अगर आपने उस पर ध्यान दिया होगा तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमें इन तीनों बटन्स पे इवेंट लिसनर लगाने होंगे। कौन सा इवेंट लिसनर? तो क्लिक वाला इवेंट लिसनर। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई। और इवेंट लिसनर लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों बटन्स को सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना होगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हमें किन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो यहाँ आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट वाले फाइल पे और मैं क्या करूँगा, इस index.html फाइल को अपने सेकेंडरी विंडो में ओपन कर लूँगा यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पर मुझे HTML का कोड भी साथ के साथ दिखता रहेगा। और यहाँ मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं लेट लिख के एक स्टार्ट वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करके इस वाले बटन को स्टोर करा दूँगा ये। और इसे हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसे हम ID के थ्रू एक्सेस करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लास के थ्रू हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसका रीज़न सिंपल सा ये है क्योंकि हमारे पास 3 सेम नाम के क्लास एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें इन तीनों बटन को अलग अलग एक्सेस करना है, इसलिए हम यहाँ पर ID का यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ पर सिंगल कोट्स लगा के मैं सिंपली लिख दूँगा #start, ओके। देन मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा स्टॉप नाम से, जिसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करके #stop बटन को स्टोर करा दूँगा। सेम काम मैं करूँगा रीसेट के साथ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड #reset। तो यहाँ पर हमने तीनों बटन्स को एक्सेस कर लिया। अब इसके बाद अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे वापस आएँ तो यहाँ पर हम एक और चीज़ सोच सकते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें चीज़ें अपडेट होती हुई दिखनी चाहिए, यानी कि इस स्क्रीन पे जो हमारा टाइमर है वो अपडेट होता दिखना चाहिए। तो यहाँ से भी हमें ये समझ में आएगा कि इसे भी हमें जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम लेट स्क्रीन नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और इसमें हम स्टोर करा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करके हम इस वाले डिव को स्टोर कराएंगे जिसे हमने क्लास दिया था स्टॉप वॉच स्क्रीन का। तो हम करेंगे इसे कॉपी एंड यहाँ पर सिंगल कोट्स में हम इसे पेस्ट कर देंगे और यहाँ हम डॉट भी लगाएंगे क्योंकि हम क्लास के थ्रू इसे एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ हमने इस स्क्रीन को भी एक्सेस कर लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इन तीनों बटन्स पे एक एक करके इवेंट लिसनर्स को ऐड करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं स्टार्ट बटन से। तो यहाँ हम सिंपली लिखेंगे start डॉट ऐड इवेंट लिसनर
और हमें क्लिक इवेंट लिसनर लगाना है। तो सिंपली यहाँ पर लिख देंगे क्लिक एंड कॉमा देके यहाँ पर एक एरो फंक्शन लिख देंगे। एंड एरो फंक्शन के अंदर हम ये डिफाइन करेंगे कि इस बटन पे क्लिक करने से कौन सा टास्क परफॉर्म होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम क्या चाहते हैं कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से ये टाइमर स्टार्ट हो जाए। ओके, लेकिन अगर ये टाइमर स्टार्ट हो जाता है तो अगर दोबारा यूज़र इस पर क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए। आई होप आप गेस कर पा रहे होंगे कि दूसरी बार अगर यूज़र सेम बटन पे क्लिक करता है तो उससे कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि अगर हमारा टाइमर पहले से चल रहा है तो उस केस में स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो इस काम को हम कैसे कराएंगे, तो इसके लिए हम सिंपली एक वेरिएबल बना लेंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट इज़ रनिंग के नाम से और इसे कर देते हैं फॉल्स। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों किया, इज़ रनिंग यानी कि हम यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारा ये टाइमर चल रहा है। तो स्टार्टिंग में हमारे इस वेबसाइट पे ये टाइमर चलता हुआ नहीं रहेगा, इसलिए इनिशियली मैंने इसमें फॉल्स वैल्यू को स्टोर करा दिया। और यहाँ पर हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि अगर टाइमर नहीं चल रहा तो उसे स्टार्ट कर दो। हम सिंपली यही पहले चेक करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा कि इफ़ इज़ रनिंग, हम यहाँ पर ये लिखेंगे। अब इज़ रनिंग की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, फॉल्स, यानी कि हमें ये वाला फंक्शन कब रन कराना है, जब इज़ रनिंग की वैल्यू फॉल्स हो। तो यहाँ पर हमने इज़ रनिंग पास किया तो एक्चुअल में यहाँ पर फॉल्स पास होगा। ओके, इस चीज़ को अभी आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर जब हम इज़ रनिंग को पास करेंगे तो यहाँ पर इफ़ के अंदर फॉल्स पास होगा, और जब इफ़ के अंदर फॉल्स होता है तो उस केस में इफ़ रन नहीं करता। इसलिए सिंपली हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज़ रनिंग से पहले एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करता था, ये ट्रू को फॉल्स करता था एंड फॉल्स को ट्रू करता था। तो यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या कि इज़ रनिंग का वैल्यू अगर फॉल्स होगा तो वो ट्रू में बदल जाएगा, एंड अगर वो ट्रू होगा तो वो फॉल्स में बदल जाएगा। तो एक्चुअल में हम यहाँ पर चेक करना चाहते थे कि क्या ये फॉल्स है, और फॉल्स को हमने कर दिया ट्रू, तो इफ़ के अंदर ट्रू पास होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो हम एक्चुअल में चेक करना चाहते थे वो काम हम इस तरीके से कर पा रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर ये टाइमर नहीं चल रहा तो सबसे पहले तो इज़ रनिंग को हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब इज़ रनिंग ट्रू हो चुका है, यानी कि दोबारा अगर कोई यूज़र इस बटन पे क्लिक करता है तो इज़ रनिंग की वैल्यू है ट्रू, और इज़ रनिंग की वैल्यू अगर ट्रू है तो वो ट्रू इसमें पास होगा और एक्सक्लेमेशन से वो बन जाएगा फॉल्स, यानी कि अब यहाँ वाला कोड रन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में सेट इंटरवल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले सेट इंटरवल्स का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं सेट और इंटरवल और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाते हैं। इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पर एक फंक्शन लिखना होता है। फंक्शन के बाद हम टाइम डिफाइन करते हैं, टाइम, एंड टाइम के बाद यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। ओके, तो हल्का सही से हम समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कोई फंक्शन क्रिएट करते थे, फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन बनाया सम नाम से, जिसके अंदर हम a और b पैरामीटर्स को पास करेंगे। तो इस पर सेट इंटरवल्स कैसे लगाया जाए, तो सेट इंटरवल्स में यहाँ पर हम फंक्शन का कॉल बैक लिखते हैं, यानी कि सम। ओके, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे। एंड नॉर्मली हम क्या करते थे, अगर हमें इस फंक्शन को कॉल करना होता था तो नॉर्मल कॉल बैक कुछ ऐसा होता था कि हम यहाँ पर सम लिखते थे और सम के अंदर हम यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते थे, जैसे 3,4, और ये हम फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन करते थे। ओके, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो हम इस फंक्शन को कुछ ऐसे कॉल किया करते थे। सेट इंटरवल्स के केस में क्या होता है, यहाँ पर हमें सिंपली इस फंक्शन का नेम लिखना होता है एंड यहाँ पर एक टाइम डिफाइन करना होता है मिली सेकेंड्स में। अब ये टाइम किस लिए है, तो किसी भी फंक्शन को हम कितने टाइम इंटरवल के बाद रिपीट कराना चाहते हैं वो टाइम इंटरवल हम यहाँ लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 2000, यानी कि 2000 मिली सेकेंड्स, मतलब कि 2 सेकेंड्स। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस वाले फंक्शन को हर 2 सेकेंड के बाद रिपीट कराना है हमें। ओके, एंड यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स को कुछ ऐसे पास करते थे। ओके, सेट इंटरवल के केस में आर्ग्यूमेंट्स को हम यहाँ पर पास करेंगे, यानी कि टाइम के बाद, यानी हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देंगे 3,4। तो सेट इंटरवल का सिंटैक्स कुछ ये होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो सम फंक्शन को आपने कॉल किया, आप डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शन भी लिख सकते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि फंक्शन सम, और यहीं पर आपने a, b ऐसे कर दिया एंड आपने ये काम कर दिया।
मतलब पूरे फंक्शन को आपने यहीं पर लिख दिया। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको सेट इंटरवल का सिंटैक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आते हैं वापस से अपने मेन कोड पे, और उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो सेट इंटरवल है इसे आपको एक वेरिएबल में स्टोर कराना होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट v इक्वल टू। अब हम इस सेट इंटरवल को एक वेरिएबल में स्टोर क्यों कराते हैं? तो ये वाला जो फंक्शन होता है सेट इंटरवल का, ये हमें एक आईडी रिटर्न करता है। अब आईडी क्यों रिटर्न करता है? तो वो जो आईडी है वो ब्राउज़र असाइन करता है एंड उसी आईडी के बेसिस पे ब्राउज़र टाइम को मैनेज करता है। यानी कि जो टाइम कैलकुलेट होता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड, वो उसी आईडी के बेसिस पे होता है। एंड उसी आईडी के थ्रू, यानी जो आईडी इसमें स्टोर हुआ है उसी के थ्रू हम इस टाइम इंटरवल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, और कैसे मैनिपुलेट करते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अब इस पीस ऑफ कोड को रिमूव कर लेते हैं एंड वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे लेट टाइमर नाम से, और या फिर इसे हम क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। हम लिखते हैं लेट टाइमर और इनिशियली इसमें नल वैल्यू को स्टोर करा देते हैं। यानी कि इस टाइमर को हम स्टार्टिंग में एम्प्टी रखने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस टाइमर के अंदर हम एक आईडी स्टोर कराएंगे जो कहाँ से आएगा, सेट इंटरवल के थ्रू आएगा। तो हम यहाँ पर एक सेट इंटरवल लगा देंगे और इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन को आप एरो फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं सबसे पहले टाइम डिफाइन कर दूँगा कि मेरा जो ये टाइम इंटरवल है ये हर 1 सेकंड पे चेंज होना चाहिए। यानी हर 1 सेकंड पे यहाँ पर कोई ना कोई टास्क जो है परफॉर्म होना चाहिए। अब जरा अपने वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि हमने 1 सेकंड का टाइमर ही क्यों लगाया। तो जैसे ही हम अपने इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेकंड वाला टाइमर है ये स्टार्ट हो जाना चाहिए, और हर 1 सेकंड पे इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 हो, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाए। इसलिए हमने इंटरवल कितना का रखा, 1 सेकंड का। तो जैसे ही हमारा इंटरवल शुरू होता है वैसे ही हम क्या करेंगे, हम इस वाले सेकंड्स का जो वैल्यू है इसे 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स को क्रिएट कर लेते हैं। कौन कौन से वेरिएबल? तो एक वेरिएबल हो गया हमारा आवर का, आवर्स, और इसमें इनिशियली हम 0 वैल्यू स्टोर कराते हैं। दूसरा होगा हमारा मिनट्स का, इसमें भी हम इनिशियली 0 स्टोर कराएंगे। तीसरा होगा हमारा सेकंड्स का, और इसमें भी हम 0 स्टोर कराएंगे। यानी इनिशियली हमारे आवर, मिनट और सेकंड्स की वैल्यू जो है वो 0 है। और यहाँ जैसे ही हमारा 1 सेकंड का टाइम इंटरवल कंप्लीट होता है वैसे ही हम क्या करेंगे, हम सेकंड्स को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। यानी कि अब सेकंड का वैल्यू जो है वो 0 से हो जाएगा 1, और फिर 1 सेकंड के बाद उसका वैल्यू अगेन 1 से इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि पहले 0 से 1 हुआ था और अब हो जाएगा 1 से 2, और फिर 1 सेकंड बाद 2 से हो जाएगा 3 एंड सो ऑन, वो बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करें कि हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसे अपडेट कराया। यानी कि यहाँ पर स्क्रीन पर चीज़ें हम बाद में चेंज करेंगे, अभी हम यहाँ वेरिएबल्स के साथ खेल रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने इस सेकंड को अपडेट कर दिया। तो ये जो सेकंड्स वाला टाइमर है ये बढ़ते बढ़ते जैसे ही 60 होगा, हम वहाँ क्या चाहेंगे कि 60 होते ही ये 0 पे सेट हो जाए एंड यहाँ पर मिनट्स जो है वो 1 से इंक्रीज़ कर जाए। तो हम इस काम को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इफ़ सेकंड्स की जो वैल्यू है वो हो जाता है 60 के इक्वल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम सेकंड्स को कर देंगे 0 के इक्वल एंड मिनट्स को 1 पे सेट कर देंगे। यानी 60 सेकंड होते ही हमारा सेकंड वाला टाइमर 0 पे सेट हो जाएगा एंड मिनट 1 पे चला जाएगा। सेम काम हम और क्या करेंगे कि अगर हमारा मिनट वाला टाइमर 60 के इक्वल हो जाता है तो उस केस में हम मिनट वाले को कर देंगे 0, मिनट्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 एंड आवर्स हो जाएगा 1 के इक्वल। यानी कि अब हमारा जैसे ही ये मिनट वाला टाइमर 60 तक पहुंचेगा वैसे ही 60 पहुंचते ये हो जाएगा 0 एंड ये अपडेट होके हो जाएगा 1। सो आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया। अब यहाँ पर हमने अपने स्टार्ट बटन के लॉजिक को कम्प्लीटली लिख लिया है।
तो ज़रा देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने इस स्क्रीन को तो अपडेट किया ही नहीं। ओके, तो या तो अपने स्क्रीन को अपडेट करने के लिए कोड को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पर वो एक इफ़ेक्टिव तरीका नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉप और रीसेट के केस में भी स्क्रीन को अपडेट करने वाले हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक सेपरेट वेरिएबल बना लेंगे और इस फंक्शन को हम नाम दे सकते हैं अपडेट डिस्प्ले। ये हमारा फंक्शन हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे स्क्रीन डॉट इनर टेक्स्ट और बैकटिक्स के साथ हम लिखेंगे डॉलर और इसमें हम आवर्स कोलन दे के हम लिखेंगे डॉलर, फिर ब्रैकेट्स और इसके अंदर मिनट्स, देन अगेन कोलन दे के डॉलर, ब्रैकेट्स एंड सेकेंड्स। यानी कि स्क्रीन एलिमेंट के टेक्स्ट में आवर की जो वैल्यू है वो इज टू मिनट की जो वैल्यू है वो और सेकेंड्स की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाए। तो जो भी वैल्यू आवर, मिनट, सेकेंड का होगा वो यहाँ पर स्क्रीन पे अपडेट हो जाएगा। तो देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। और उससे पहले हमें यहाँ पर इसे कॉल भी करना होगा, यानी कि अपडेट डिस्प्ले। ओके, और अब ज़रा देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिखेगा कि ये कुछ अजीब सा दिख रहा है। मतलब यहाँ स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा ज़ीरो होना चाहिए था। ओके, कुछ ऐसा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं और इंटीजर वैल्यू में स्टार्टिंग में ज़ीरो नहीं लगा होता। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यूज़ को पास करना होगा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही है। मतलब 10 के बाद तो वो ऑब्वियसली नॉर्मल हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर कुछ वैसा काम ही करने वाले हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, पहले तो हम लिखते हैं लेट h इक्वल्स टू आवर्स लेस देन 10 क्वेश्चन मार्क 0 स्ट्रिंग्स डबल कोट्स 0 एंड प्लस आवर्स और हम लिखेंगे कोलन के साथ आवर्स। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, तो यहाँ मैंने इफ़ एल्स स्टेटमेंट ही लिखा है, लेकिन एकदम शॉर्ट वे में। तो यहाँ मैंने लिखा कि आवर्स लेस देन 10, यानी कि मैंने एक कंडीशन यहाँ लिख दिया और अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होता है तो उस केस में ये जो वैल्यू है वो h में स्टोर हो जाएगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो h में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो अगर हमारे आवर्स का वैल्यू 10 से कम होता है तो उस केस में हम क्या करा रहे हैं, ज़ीरो स्ट्रिंग को इसमें कॉन्कैटिनेट करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या कि ज़ीरो और ये आवर्स दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएगा और हमें कुछ 0 और 1 0 2 ऐसा रिज़ल्ट शो होके आएगा और यही हम करना भी चाहते थे। और अगर हमारे आवर्स का वैल्यू 10 से एक्सीड करता है तो उस केस में h में ये आवर का ओरिजिनल वैल्यू ही स्टोर होके आ जाएगा, यानी 10 11 12, मतलब ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगा स्टार्ट में। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया। ओके, सेम काम हम क्या करेंगे, सेम काम हम m यानी मिनट के साथ भी करेंगे। सो अगर मिनट्स 10 से कम है तो उस केस में हम यहाँ पर ज़ीरो को कॉन्कैटिनेट करा देंगे मिनट्स वैल्यू में, या फिर हम डायरेक्ट मिनट्स को ही m में पास कर देंगे। सेम काम हम सेकंड्स के साथ भी करेंगे, यानी s में सेकंड्स अगर 10 से कम है तो ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दो सेकंड्स के साथ, या फिर सेकंड्स डायरेक्ट पास कर दो। एंड यहाँ पर हम आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स की जगह h, m और s की वैल्यू को पास कर देंगे। यानी कि अब अगर हम देखें तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने से हम जो चाहते थे वो एक्चुअल में हो गया। सो हमारा जो टाइमर है अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड अब इन दोनों बटन्स पे भी इवेंट लिसनर्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हम आएंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, अब हम स्टॉप बटन पे इवेंट लिसनर लगाएंगे। तो स्टॉप डॉट ऐड इवेंट लिसनर और यहाँ भी आएगा क्लिक इवेंट कॉमा एक फंक्शन। एंड यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा कि अगर हमारे इज रनिंग का वैल्यू ट्रू है तो हमें उसे फॉल्स कर देना है। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे, इज रनिंग इक्वल टू कर देंगे फॉल्स। अब हमने ये यहाँ पर क्यों किया इसे ज़रा ध्यान से समझते हैं। तो इनिशियली हमारे जो इस टाइमर का वैल्यू था, आई मीन इज रनिंग का वैल्यू, वो था फॉल्स। और जब हमने इस बटन पे क्लिक किया तो इज रनिंग का वैल्यू हो गया ट्रू। और जब भी हम इस बटन पे दोबारा क्लिक करेंगे तो इज रनिंग का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, लेकिन जब हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो इज रनिंग का वैल्यू वापस से फॉल्स भी होना चाहिए, मतलब स्टॉप रुक गया। क्यों? क्योंकि अगर हम ये फॉल्स नहीं करते
तो इज़ रनिंग का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रह जाएगा एक बार स्टार्ट पे क्लिक करने से, और स्टॉप करने के बाद हम इस टाइमर को दोबारा से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस टाइमर का वैल्यू क्या हो चुका होगा, ट्रू ही हो चुका होगा। और जब यहाँ पर ट्रू वैल्यू पास होगा तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क ट्रू को फॉल्स बना देगा एंड ये वाला कोड रन ही नहीं करेगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो अगर आप ये वाला लाइन नहीं लिखते हो तो होगा क्या कि आपने एक बार स्टार्ट किया, आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, आपने स्टॉप किया, टाइमर स्टॉप हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप टाइमर को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसलिए हमने यहाँ पर इस टाइमर को वापस से फॉल्स कर दिया। कब? जब भी हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले टाइमर में जो भी वैल्यू होगा, मतलब जो भी स्टोर होगा 1 आवर 45 मिनट्स 3 सेकेंड्स कुछ भी, तो सबसे पहले हमें उसे क्लियर करना होगा। और वो काम हम कैसे करेंगे, तो हम उस आईडी के थ्रू करेंगे। यानी कि ये जो टाइमर वेरिएबल है जिसमें हमने इस सेट टाइमर के आईडी को स्टोर कराया था उसके थ्रू। और वो हम कैसे करते हैं, तो सिंपली अगर हमें इस इंटरवल को क्लियर करना है तो उसके लिए हम क्लियर इंटरवल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमें सिंपली लिखना होगा क्लियर और इंटरवल, और इसके अंदर हमें इंटरवल का आईडी पास करना होगा जिस इंटरवल को हम क्लियर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इस वाले इंटरवल को क्लियर करना चाहते हैं और इसका आईडी हमने कहाँ स्टोर कराया था, तो इस वाले वेरिएबल में। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे टाइमर। ओके, तो बस इतना करने से हमारा जो ये इंटरवल है वो क्लियर हो जाएगा। तो बस इतना करने से हमारा जो स्टॉप बटन है वो कंप्लीट होके आ चुका है। इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किया अपने टाइमर को स्टार्ट और अब हमने किया इसे स्टॉप। तो ये यहाँ पर 4 सेकंड पे स्टॉप हो चुका है। फिर से अगर हम करेंगे स्टार्ट तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 4 सेकंड से ही, एंड जहाँ भी हम इसे रोकना चाहेंगे वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और एट लास्ट हम क्या करेंगे, हम अपने रीसेट बटन पे भी इवेंट लिसनर को ऐड कर देंगे। ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक, एंड यहाँ हम एक एरो फंक्शन लिखेंगे। हम पहले तो क्लियर इंटरवल को कॉल कर देंगे जिसमें हम टाइमर के आईडी को पास कर देंगे टाइमर। ओके, ये सिंपली क्या करता है कि इंटरवल को स्टॉप कर देता है। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा इंटरवल चल रहा था, मतलब जो भी कोड यहाँ पर 1-1 सेकंड पे अपडेट हो रहा था वो अपडेट होना बंद हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अपडेट करना हमने बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ भी हम इज़ रनिंग को कर देंगे फॉल्स, यानी कि रीसेट करने पे भी हमारा जो टाइमर है वो रन नहीं करता, यानी कि इज़ रनिंग की वैल्यू हो गई फॉल्स। तो इसे भी हमने अपडेट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड्स की वैल्यू को भी कर देंगे 0, मिनट्स की वैल्यू को कर देंगे 0। ओके, एंड साथ में आवर्स की वैल्यू को भी हम कर देंगे 0, आवर्स इक्वल टू 0। ओके, एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम अपडेट डिस्प्ले को कॉल कर देंगे एंड दैट्स इट। हमारा जो पूरा कोड है वो रेडी हो चुका है। एंड अब ज़रा अपने प्रोजेक्ट को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने किया अपने टाइमर को स्टार्ट और ये स्टार्ट हो चुका है। हम इसे स्टॉप भी कर सकते हैं और उसके साथ ही हम इसे रीसेट भी कर सकते हैं। साथ ही अगर हमारा टाइमर चलता रहे तो टाइमर चलने के बीच में भी हम इसे रीसेट कर सकते हैं। ओके, और साथ में हम क्या करते हैं, हम अपने आवर्स और मिनट को भी टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपली यहाँ पर मिनट की वैल्यू को 0 से हटा के 59 कर देंगे एंड सेकेंड्स को हम कर सकते हैं 55, और साथ ही हम इसे अपने HTML में भी अपडेट कर देते हैं। तो 59:55। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे टाइमर में 59 मिनट्स और 55 सेकेंड्स हो चुके हैं। यानी 5 सेकेंड बाद क्या होगा, ये 0 हो जाना चाहिए, ये भी 0 हो जाना चाहिए, यानी यहाँ पे 1 हो जाना चाहिए, यानी कि पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारा ये दोनों भी वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ अगर आप देखें तो हमारे आवर्स की वैल्यू अपडेट नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? ओके, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू लिख दिया जबकि हमें यहाँ पर प्लस इक्वल टू लिखना था, यानी हम 1 से इंक्रीज़ करना चाहते हैं। ओके, तो हमने इसे अपडेट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, वापस से इसे चेक कर लेते हैं। तो अब अपने टाइमर को करते हैं स्टार्ट
एंड जैसे ये 60 होगा वैसे यहाँ पर ये भी 0 हुआ एंड यहाँ पर हमारा 1 आवर कंप्लीट हो गया। सो आई होप आपको इस प्रोजेक्ट को करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। एंड अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट के एक और अमेजिंग प्रोजेक्ट के साथ।